अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहते हैं आपको अलाइन पॉडकास्ट के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। मैं हूँ आपकी मेज़बान हादिया ख़ान। आज का हमारा पॉडकास्ट एक इंतहाई अहम मौजू पर है, जो कि समाजी तौर पर एक बहुत ज़रूरी मौजू है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की सेहत से मुतालिक उन मसाइल पे जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और फ़िलहाल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफ़ेसर की ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एमआरसीपी आइलैंड से किया है, जो किसी भी मेडिकल प्रोफ़ेशनल के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे बच्चों को दरपेश मसाइल के बारे में, उनके इलाज और प्रिवेंशन के बारे में। और जो आज की हमारी गुफ्तगू है सिर्फ डॉक्टर्स या वालिदैन के लिए ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए जो किसी भी अंदाज में बच्चों की बेहतरी चाहता है, ज़रूरी है। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं डॉक्टर साजिद के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, ठीक थे। डॉक्टर साहब, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं सोच रही थी कि आपने ये बच्चों के माहिर का शोबा ही क्यों चुना? क्योंकि हमारे लिए तो बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है और आपके शोबे में तो क्योंकि चूँकि बच्चे हैं वो खुद से आपको बता भी नहीं सकते, तो सारा डायग्नोसिस भी आपने खुद करना होता है। तो क्या मोटिवेशन थी आपके इस शोबे की तरफ आने में? अच्छा, इसमें अगर हम देखें ना तो 2 चीज़ें मैटर करती हैं। पहली बात अपनी ज़ाती प्रेफ़रेंसेस और दूसरी फ़ील्ड रिलेटेड। अगर मैं पीडियाट्रिक्स के शोबे की फ़ील्ड की बात करूँ ना, तो इस शोबे में बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन अ सेंस के नौज़ायदा बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, नौज़ायदा बच्चे की साँस की रफ़्तार से लेके उसकी बीमारियों की नौइयत, उसकी जरासीम और हैं। 1 साल के बच्चे के बीमारियाँ, उसके पैरामीटर्स और हैं, बड़े बच्चे के और हैं। तो हमारे पास एक ही फ़ील्ड में डाइवर्सिटी बहुत है। बहुत चैलेंजिंग फ़ील्ड है, बहुत रिवार्डिंग भी है ऑफ़ कोर्स। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ इस फ़ील्ड में जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो बहुत काम करने का है अभी। हमारे मोर्टेलिटी रेट्स, हमारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से अभी हमारे पास काफ़ी कुछ करने को है। तो हम बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं सोसाइटी के अंदर। हम पीडियाट्रिक्स के शोबे में बच्चों की हेल्थ पे काम करेंगे तो हम अपने मुल्क को और एक बेहतर नस्ल प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़ाती ये है कि मुझे खुद भी पैशन है बच्चों के फील्ड में काम करने का। दूसरा ये कि मेरा एक छोटा भाई था, उसको तो साँस की थोड़ी इलनेस थी जब हम मैट्रिक एफएससी और हम देखा छोटे होते से, उसको कंटीन्यूअसली प्रॉब्लम्स रहते थे, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, जो कि समहाउ मुझे लगता है कि सही तरीके से डायग्नोज़ और मैनेज नहीं हो पाया। तो तब से एक माइंड में चीज़ थी कि जब भी मौका मिला तो फिर इस फील्ड में आके हम बाकी बच्चों की मिज़रीज़ को कम कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया है और अब हम इवन टीचिंग और ट्रेनिंग जो कि पैशन है एक, तो उसके में भी हम काम करके अपने शोबे में इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तान में बच्चों को किन बड़े जिस्मानी या जज़्बाती या ज़हनी नशो-नुमा से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है? इसमें जहाँ तक जिस्मानी चैलेंजेस का मामला है, उसमें नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की एक रिपोर्ट है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में 40% बच्चे अपने उनके कद एवरेज कद से छोटे हैं, मीन दे आर स्टैंडर्ड। द उसके 17% बच्चे बहुत वेस्टिंग का शिकार है, उनके वज़न बहुत कम है एवरेज बच्चों से, जितना होना चाहिए उस उम्र के मुताबिक। इसी तरह अंडरवेट बच्चे बहुत हैं। तो मीन्स के प्रेवलेंस न्यूट्रिशन वाइज़ बहुत ज़्यादा है इन प्रॉब्लम्स की। मेंटल और इमोशनल की बात करें तो आजकल जो इमर्जिंग चीज़ें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं, जिसमें ऑटिज़्म का नाम आपने सुना होगा, एडीएचडी मीन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके अलावा एक चीज़ जो है कि बच्चों के ऊपर हमने बहुत ओवर स्ट्रेस करके सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, ये बनना है, वो बनना है, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस तरह बहुत डब चीज़ें, ये कॉमन प्रॉब्लम्स जो आजकल हमें दरपेश हैं। सही।
तो डॉक्टर साहब, वालिदैन अपने बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? मतलब उन्हें कब पता चले कि भई हमारे बच्चे किसी मरहले में पीछे रह रहे हैं, तो अब हमें माहिर को रुजू करना चाहिए। वो कैसे ट्रैक करें? अच्छा, इस चीज़ पे अगर हम बात करें ना तो ये बिल्कुल ना 2-3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक फिज़िकल ग्रोथ, एक मेंटल ग्रोथ। अगर हम फिज़िकल ग्रोथ की बात करें, तो फिज़िकल तो हमारे पास स्पेसिफिक कट ऑफ्स हैं। फिज़िकल मीन कि उनका हाइट और वेट का बढ़ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल का बच्चा है तो हमें पता है कि उसका वज़न 10 किलो होना चाहिए। अगर उससे कम है तो प्रॉब्लम है, वो कंसल्ट करेंगे। हाइट अगर उसकी जितने एज के वाइज़ हाइट होनी चाहिए, उस हाइट कम है, तो फिज़िकल ग्रोथ नहीं हो रही, वो प्रॉब्लम है, कंसल्ट करेंगे। तो फिज़िकल ग्रोथ के लिए तो हमारे पास ग्रोथ चार्ट्स है, अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर, कि मेल की इस एज पे इतनी हाइट होगी, इतना वेट होगा। वो उससे कम है, तो हम एक दफ़ा इवैल्यूएट करें। इसी तरह डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसकी बैठने की उम्र है, 6 माह का बच्चा बैठ जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 8 महीने, 9 महीने का हो गया, अभी बैठा नहीं है, इसका मतलब है उसने डेवलपमेंटल ये वाला माइलस्टोन अचीव नहीं किया, तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट है। उसके बाद चलने की, बात करने की, तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो कॉमन हैं, इवन अगर उनको एग्जैक्टली नहीं भी पता तो इस चीज़ का भी नोट हो सकता है कि बाकी एवरेज बच्चों से जो बाकी सोसाइटी में, क्लास में, उनके घर में, कि ये बच्चा बाकी बच्चे इस एज में अगर उनके बैठे थे तो ये बच्चा उससे डिले आ रहा है, तो फिर उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो फिजिकल डोमेन हो गई, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स। ये बहुत निग्लेक्टेड चीज़ है। इसमें मतलब लोगों को लगता है, माँ-बाप को भी लगता है कि फिज़िकली तो बड़े नज़र आ रहे हैं, सब कुछ है, तो ये डोमेन अक्सर हम उसको इतना फ़ोकस नहीं करते, तो इसके प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फिर एग्रेशन, दूसरा सोशलाइज़ेशन से अगर नहीं हो रहा है बच्चा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसकी कोई चेंज आ गई है कि पहले इंटरैक्ट करता था, अब उसकी सोशलाइज़ेशन कम हो गई है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो गई है। इसमें टीचर्स का भी रोल है कि उनको लगता है कि एक बच्चा एक पैटर्न पे चल रहा था, तो अब वो ये उसकी कंसंट्रेशन कम है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, तो वो रिपोर्ट करे अर्ली, फिर उसको एड्रेस किया जाए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह हर डोमेन में सेपरेट इंडिकेटर्स हैं, उनमें से कोई भी चीज़ लगती है, तो फिर हमें लाज़मी पेरेंट्स को कंसल्ट करना चाहिए कि फिर आगे इवैल्यूएशन और उसको करवानी चाहिए। यानी पेरेंट्स अपने आप को अपडेटेड रखें, उनको साथ-साथ अपने आप को भी एजुकेट करना चाहिए, जैसे स्वच्छ भारत है। जी, बिल्कुल। से सही। डॉक्टर साहब, उसके अलावा मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारे घर में भी होता है, सेल्फ मेडिकेशन। बच्चा बीमार हुआ है, गए डॉक्टर के पास गए थे, उसने यही प्रिस्क्रिप्शन दी थी, वही दोबारा जाके फार्मेसी दे दी, वही दवाइयाँ आ गई। तो ये क्या एक प्रॉब्लम है, आप इसको समझते हैं, और क्या हिदायत है आपके वालिदैनों के लिए? अच्छा, ये सेल्फ मेडिसिन के हिसाब से ना 2 किस्म के मैं उसमें समझता हूँ कि चीज़ें हैं। एक तो है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन हर जगह पे अवेलेबल होती है, इंटरनेशनली भी अवेलेबल है। इस तरह बुखार हुआ तो बुखार की मेडिसिन है, वो इमीडिएटली अवेलेबल भी होती है, उसके लिए कंसल्ट नहीं भी किया तो बुखार की जो इमीडिएट बुखार कम करने की मेडिसिन है वो दे देनी चाहिए, और वो मिल भी जाती है। इसी तरह अगर बच्चे को मोशन लग गए हैं, उसमें ओआरएस देना है, नमकियात और पानी की कमी से बचाने के लिए अवेलेबल भी होता है, इमीडिएटली दे भी देना चाहिए, अगर किसी वजह से कंसल्ट नहीं भी कर पा रहे। लेकिन मेन इशू जो आता है ना वो है एंटीबायोटिक्स या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन के लिहाज से। अब एंटीबायोटिक में प्रॉब्लम इसलिए सेल्फ मेडिसिन की वजह से जो अराइज हो रहा है, एक तो फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे, दूसरा ये कि आप अगर इंडिकेशन नहीं भी है उसमें भी एंटीबायोटिक दे दी, फिर एंटीबायोटिक की डोज ठीक नहीं, फिर 2 दिन में बच्चा ठीक हो गया तो उसका ड्यूरेशन पूरा नहीं किया, फिर के चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक कि अगर ये इन्फेक्शन में ये एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती, लेकिन उनको जिसने प्रिस्क्राइब की उसके भाई को बीमारी थी या कहीं से भी उसने दी वो वाली एंटीबायोटिक, तो वो असर नहीं करेगी। इन सब मसाइल की वजह से फिर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती, और जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पे एंटेरिक फीवर, टाइफाइड का नाम आपने सुना हो, टाइफाइड फीवर में
बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। जो हमारी कॉमन मेडिसिन थी सेफिक्सिन, सेफ्ट्राइज़ोन, बहुत अच्छी मेडिसिन, लेकिन एंटेरिक फीवर में काम ही नहीं करती। हमारे बहुत हाई केसेस प्रेवलेंस है रेजिस्टेंस की। वजह अगेन वही है कि सेल्फ मेडिसिन, अंडर डोजिंग और ये प्रॉब्लम की वजह से ये मतलब अब हमारे पास सिंपल इन्फेक्शन में भी हमें हाई मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। तो जब उनकी इंडिकेशन होगी कि जहाँ पे जेन्युइन यूज़ है तो उसकी रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाएगी। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचेंगे एंटीबायोटिक के, जरासीम के लिए। तो ये दोनों में हम डिवाइड करेंगे कि कुछ सिंपल मेडिसिन है, कुछ स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक में हमें लाजमी एहतियात करनी चाहिए। ठीक। जैसे आपने एंटीबायोटिक्स की बात की है, मैंने जितना देखा है या सुना है कि पाकिस्तान में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको नज़ला ज़ुकाम दी तो आपको एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है। लेकिन हम सुनते हैं कि वेस्ट में तो वो बहुत ही अवॉइड करते हैं आखिरी हद तक कि भाई नहीं नहीं हम खुद ही ठीक हो जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैराडॉल ले रहे, पैरासीटामोल ले रहे। यहाँ पे क्यों इतनी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं? अच्छा, इसमें ना बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैंने हम खुद भी आयरलैंड में भी काम किया तो वहाँ भी ऐसे था। 2-3 उसमें चीज़ें हैं देखने वाली। एक तो ये कि यहाँ पे नो डाउट हमारे जो पैरामीटर्स हैं, हमारी चीज़ें हैं जिस तरह तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इंसिडेंस एज़ कंपेयर टू वेस्ट ज़्यादा है यहाँ पे। वहाँ पे वायरल के ज़्यादा है, यहाँ पे बैक्टीरियल ज़्यादा है। क्योंकि एटमॉस्फेयर की में सफाई है, बाकी कंजेशन है, बाकी चीज़ें हैं, फिर टेम्परेचर की चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी ओवर यूज़ हो रही है। हर फीवर का मतलब एंटीबायोटिक नहीं है। तो ये एक डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से असेस करना चाहिए कि ये फीवर एंटीबायोटिक वाला है कि नहीं। ओवर यूज़ होती है। कई एस्पेक्ट में थोड़ा-सा पेरेंट्स भी थोड़ा-सा काउंसलिंग अच्छी करते हैं कि ये फीवर सेटल कर जाएगा, इसमें ये चीज़ें अगर हम कर लें, एंटीबायोटिक को वेट कर लें, तो वो मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ में समझ भी जाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों में लोग भी थोड़ी जल्दी चाह रहे होते हैं कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। तो उसमें फिर बाज़ दफ़ा लोग ओवर यूज़ भी करते हैं। तो लेकिन मेरी सजेशन और रिक्वेस्ट यही होगी कि हम जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक पे लाके काम करें। सही। आपने माहौल की बात की कि हमारा माहौल कुछ इस तरह का गंदगी है, तो उससे इम्यून सिस्टम हमारे वीक है। क्योंकि मुझे याद है, मैं बड़ा बीमार होती थी बचपन में, तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप ना इससे ज़रा थोड़ी गंदी चीज़ें भी खिलाएँ क्योंकि हम गंदे माहौल में रहते हैं, तो आप इनका इम्यून सिस्टम बेहतर करें। तो इस बात में कोई हकीकत है? अच्छा, इम्यूनिटी के लिए ना मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। इम्यूनिटी स्टार्ट होती है फ्रॉम एक बच्चा बिल्कुल न्यूबॉर्न पैदा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट चीज़ है हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म बनाने के लिए कि माँ से एंटीबॉडी की हैवी डोज़ बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाए। तो क्या होता है कि और पाकिस्तान में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो कहती है कि पहले 6 मंथ में एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कि माँ के दूध के अलावा कुछ ना दिया जाए। या पाकिस्तान में वो रेट 39 टू 40% है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड का। तो वहीं से डेफिशिएंसी स्टार्ट हो गई। फिर वीनिंग, फिर डाइट की क्वालिटी कि जो हमारी इम्यूनिटी चीज़ डेवलप होती है वो प्रोटीन बेस्ड डाइट और एक बैलेंस डाइट से। तो वो उसकी इम्प्रॉपर यूजेज की वजह से, ठीक है? तो इम्यूनिटी के पैरामीटर इससे डिफरेंट है थोड़े-से। डॉक्टर साहब, एक बच्चे की ज़िंदगी में उसके माँ-बाप के बाद जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो असातिज़ा होते हैं। तो और आप भी जैसे कह रहे थे कि अगर असातिज़ा कुछ नोटिस कर रहे हैं एकेडमिकली, तो उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। तो टीचर्स और पेरेंट्स मिलके कैसे एक सपोर्टिव तालीमी माहौल पैदा कर सकते हैं? तालीमी माहौल के लिए बिल्कुल आपने सही बात की, असातिज़ा, पेरेंट्स दोनों का मेजर रोल है। दोनों को चाहिए कि पहले तो ये है कि एक थोड़ा-सा ऐसे फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट को प्रमोट करें जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पहली प्राइमरी चीज़ है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, बच्चे को एनकरेज करें, पनिशमेंट से अवॉइड करके उसकी अच्छी चीज़ों पे उसको बूस्ट करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। उसके अंदर जो क्यूरोसिटी है उसको प्रमोट करें। हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा अगर छोटी-सी इस चीज़ के मतलब पूछता भी है, तो उसको डिस्करेज कर ना दिया जाए। उसके अंदर जो एक पूछने क्यूरोसिटी की सलाहियत है उसको प्रमोट किया जाए ताकि वो कल को एक कुछ चीज़ बन सके। फिर उसको सेफ एनवायरनमेंट फ्री ऑफ अब्यूज़, ऑल सॉर्ट ऑफ अब्यूज़, सिर्फ फिजिकल नहीं ऑल सॉर्ट ऑफ अब्यूज़ से सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। फिर ये है कि उसकी जो लर्निंग है ना, लर्निंग शुड बी इंटरेस्टिंग। एक ट्रेडिशनल नहीं है कि टीचर आया है,
वो अपना दे के चला गया है, उसमें एक्टिविटी बेस्ड या रियल लाइफ टाइम एग्जाम्पल बेस्ड या स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर रिसोर्स प्रोवाइड है, फिर बाकी सपोर्ट है, ये चीज़ें हैं। तो इसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड है। देखिए एनवायरनमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप ये समझें कि एक छोटा सा अड्डा है ना, अगर अंडे को बाहर सादा जगह पे रख दूँ तो वो कुछ नहीं बनेगा। अगर उसी को एक प्रॉपर इंक्यूबेटर के टेम्परेचर में रख दें तो उसी अंडे से एक एनवायरनमेंट दिया तो एक वहाँ से चूज़ा निकल आता है। तो एक बच्चा हमने एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा तो उसके अंदर से अपनी सारी स्किल्स इतनी अच्छी निकलेगी कि कल को वो सोसाइटी में और हमारे मुल्क के लिए और ओवरऑल एक ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो एक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस कि उसकी एक छोटी सी क्रोसिटी, छोटी सी चीज़ को डिस्करेज करने के बजाय प्रमोट किया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। मेरा ख़्याल है इसमें तो ज़्यादा पेरेंट्स को ज़रूरत है खुद को एजुकेट करने की। क्योंकि वही वो एनवायरनमेंट देंगे ना बच्चे को। यहाँ पे तो पेरेंट्स डिस्करेज करते हैं, कॉन्फिडेंस लेते हैं और अब्यूज़ तो वो सिर्फ़ फ़िज़िकल अब्यूज़ को ही अब्यूज़ मानते हैं। अच्छा, ये आपने एक और टॉपिक को बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ दिया है, ये इस पे बड़ी काम होने वाला है। पेरेंटिंग की बात किया आपने ना, हमारे यहाँ क्या है कि पहले बच्चे के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं कि और उसके ऊपर सीखते हैं कि ये अब बाकी बच्चे कैसे पालने हैं। तो पेरेंटिंग की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, इस तरह नाम से ज़्यादा कंसेप्ट पे जाऊँ कि एक है कि एक बच्चा है कि उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक कहा जाए कि ये कप है तो इसको यहीं पे रखना है, अगर वो यहाँ से यहाँ भी रखे तो उस पे पनिशमेंट मिल जाए, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स, नहीं फॉलो किया तो पनिशमेंट और नो आर्गुमेंट्स। ये अच्छी बात नहीं है। हम मोस्टली हाँ, और हमसे पहले ये ऐसे ही चलता था। फिर एक है कि एक बच्चे ने कप उठाया, फेंक भी दिया, उधर कर दिया, वो कर दिया, कोई लिमिट ही नहीं है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन हमें एक बैलेंस में चलना है कि कुछ रेड फ्लैग्स, कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट हों कि जिनके ऊपर उसकी पर्सनैलिटी हमें लगे कि ये डिस्ट्रॉय होने का है। कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट करके फिर बच्चे को समझा के, उससे बात करके, नेगोशिएशन करके, उसकी इन्वॉल्वमेंट से अगर उसको समझा दूँगा ना कोई चीज़, तो वो ईज़ी है उसके लिए मानना, उसके लिए अंदर से होता है ना ज़बरदस्ती उसको एक काम कहूँ वो मान ले आज मेरी बात। कल को जब उसको मौका मिलेगा ना, वो काम करने का, उसने ज़बरदस्ती मेरी बात मानी होगी, कल को वो वाली काम ट्राई लाज़मी करेगा। लेकिन अगर मैं उसको समझा के उसके इंटरनल सिग्नल्स में वो चीज़ समझ के वो खुद से कर रहा होगा, तो वो कल को काम वो नहीं करेगा। तो पेरेंटिंग ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत काम होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इवन इस पे तो कोई इवन हमारी ग्रेजुएशन में या इस पे कुछ डोमेन्स भी डाल देनी चाहिए हमारे करिकुलम में कि क्योंकि देखें बच्चे की जो रिफ्लेक्शन में चीज़ आती है ना, इसने कल को आगे अडल्ट बनना है और हमारी सोसाइटी ये बच्चे बनाएँगे। तो अगर इनकी ऐसी ट्रेनिंग होगी, कल वो अपने बच्चों की ये ऐसी ट्रेनिंग करेंगे। तो ये इसके ऊपर और हम इस पे फ़ोकस नहीं करते। हम कहते हैं जी बस मतलब ये ऑटोमैटिकली खुद से आ जाएगी और इसको हम थोड़ा-सा एक स्टिग्मा समझते हैं कि अब हम ये सीखें कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। हालाँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इससे इसको इस पे लाज़मी काम करना चाहिए और इसको लाज़मी सीखना चाहिए। सही, सही हो गया। सर जो बच्चों की ज़हनी सेहत के मसाइल हैं, बच्चों में, उनकी क्या अलामत है? मतलब माँ-बाप और एक उसे किस तरीके से पहचानें और कैसे निपटें उसे एक मौसर तरीके से? ज़हनी सेहत के लिहाज से ना देखें, पहली बात तो ये सॉरी सर मैं आपको काट रही हूँ क्योंकि मैं आपको मतलब मैंने जितना देखा है ना तो बच्चों को डिप्रेशन है तो हमारे यहाँ तो आपको पता है ज़रा उसे इस्लाम से जोड़ दिया जाता है, नमाज़ नहीं पढ़े तो नमाज़ पढ़ो डिप्रेशन दूर हो जाएगा, जबकि मेरा ख़्याल है डिप्रेशन इन इटसेल्फ एक बीमारी है। देखें नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी है। ये भी हमारे पार्ट ऑफ उसमें है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो चीज़ अब आप बात कर रही हैं कि मेंटल हेल्थ के साइंस क्या हैं, कि कैसे बच्चे को पता चले, पेरेंट्स को पता चले कि ये इसमें जेन्युइनली कोई मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है। पहली बात तो ये है कि हम बात करें जनरल जो कॉमनली सबको पता भी होता है कि एक बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है किसी चीज़ में। बच्चे की पहले अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब स्कूल परफॉर्मेंस पुअर है। हुँ। बच्चे का ना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया, बच्चे की एपेटाइट डिस्टर्ब हो गई। बच्चा बहुत या तो सैडनेस गमगीन या बहुत बेचैन,
एग्रेशन बढ़ गया, हुँ। आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, थोड़ा-सा इस तरह की चीज़ें। तो कोई भी चेंज इन बिहेवियर या इमोशन आ गया या एकेडमिक्स में कुछ ऐसा आ गया, तो उसको बुलिंग और उसको ये स्टार्ट करने की बजाय उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन, अच्छी कम्युनिकेशन की जाए, बच्चे को इतना ट्रस्ट दिया जाए कि वो आपसे बात कर सके, कि उसको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है और फिर आप उसके नेक्स्ट चीज़ है कि उससे कैसे निकलना है। पहले इतना तो कॉन्फिडेंस बच्चे को हो कि वो आपसे बात कर सके, ठीक है? और इसमें अगेन फिर टीचर्स का रोल है कि टीचर अगर एक 20 बच्चे हैं वो सही परफॉर्म कर रहे हैं, एक बच्चा है वो नहीं कर पा रहा हो, तो बजाय उसको आइसोलेट करने के और उसको वो करने के, फिर वो चीज़ें एक विशियस सर्कल में चली जाएँगी। तो उस पे उसको अर्ली पिक करके उसका सॉल्यूशन की तरफ जाया जाए। सही, बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, बच्चों की अच्छी नशो-नुमा के लिए जो बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, वो क्या है? और मतलब जो माँ-बाप हैं, वो कैसे यकीनी बनाए कि भई हमारे बच्चों को ये सब मिल रहा है मुकम्मल तौर पे? अच्छा, इसमें है कि ना मैंने पहले आपसे शुरू में बात की कि पाकिस्तान में फ़िज़िकल जो न्यूट्रिशन वाइज़ जो सर्वे है उसके पैरामीटर्स काफ़ी हाई हैं। तो अब ये वाला जो एस्पेक्ट है ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, ग़िज़ाइयत की बात करें, हमारे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मी जो विटामिन्स, मिनरल्स नाम ले तो आप आयरन, कैल्शियम इस तरह की चीज़ें। आप ये समझें कि more than 50% of our children are anemic. Their HB is not what it should be. Ideal HB से कम है। बच्चा दिखने में ठीक है, HB जब इतनी कम हो जाएगी कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ चला जाएगा, दरमियानी फेज़ तो पिक ही नहीं होती। इतना कॉमन प्रॉब्लम है। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो ये एक बैलेंस्ड हेल्थी डाइट से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? बच्चा पैदा हुआ, मैंने पहले बात की ब्रेस्ट फीडिंग की, फर्स्ट चीज़ उस पे फ़ोकस करना चाहिए। मैं ये कहता होता हूँ कि चाहे सोने के डब्बे का भी दूध हो ना, माँ के दूध जैसा कोई दूध नहीं है। उसको प्रमोट करना चाहिए और उसकी तरफ वापस वो आना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की एज हो 6 मंथ ऑनवर्ड, तो उसमें बैलेंस्ड डाइट होता क्या है? बच्चे ने एक दफ़ा एक चीज़ नहीं खाई, तो वो चीज़ उसको ऑफ़र नहीं की जाती। हालाँकि इस एज में जब टेस्ट बन रहे होते हैं, तो हमें मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ फूड बच्चे को टेस्ट देना होता है। उससे आहिस्ता-आहिस्ता करके टेस्ट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? बहुत टू मच स्वीट्स या सॉल्टी ना दें, प्रोसेस्ड फूड ना दें, ऑर्गेनिक्स दें, बैलेंस्ड डाइट दें। बच्चे सेल्फ फीडिंग की तरफ एनकरेज होते हैं कि मतलब अगर 2 साल का बच्चा है, उसने चम्मच में चावल डाले हैं, वो खुद से प्रेफ़र करता है कि अपने हाथ से स्पून पकड़ के खाए। अगर हम ये करेंगे कि नहीं हम ये चावल गिरा रहा है और हम अपने उस चक्कर में खुद से करने की, तो बच्चे के अंदर एक अच्छा मैकेनिज्म डेवलप नहीं होता। यही हम हेल्प करें कि उसको स्पून में चावल डालने में हेल्प करके और साथ उसको खुद से करने दें। बच्चे शौक-शौक से खाना शुरू करें। फिर खुद भी हेल्दी हैबिट्स को अपनाएँगे तो बच्चे फ़ॉलो करेंगे। अगर मैं खुद पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, बच्चे को मैं कहूँगा कि तुमने नहीं ये यही चीज़ खानी है, तो वो मुझे तो देख रहा है, तो वो उसके लाशऊर में वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी। तो वो खुद से एक फैमिली वाइज़ मुझे हेल्दी हैबिट्स की तरफ जाना है। तो उससे ये ग़िज़ाई किल्लत बैलेंस डाइट होगी, जो चीज़ें सारी इसमें शामिल होंगी, फ्रूट्स है, मीट है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उससे ये जो न्यूट्रिशन के मसाइल कम होंगे। सही, बिल्कुल सही। सर, आजकल बच्चे स्क्रीन पे भी बहुत वक़्त गुज़ारते हैं। तो जो स्क्रीन टाइम से उनकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ अफ़ेक्ट हो रही है। सोशली भी वो वीक हो रहे हैं। तो माँ-बाप को क्या गाइडलाइंस फ़ॉलो करनी चाहिए इस सिलसिले में? ये बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी क्वेश्चन किया आपने। देखें, स्क्रीन टाइम ना, अब मैं अगर स्क्रीन ये देख रहा हूँ सामने, फ़ोकस्ड मेरी आइज़ क्या है, विज़ुअल प्रॉब्लम का रेट बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे मेरा स्लीप साइकिल, बच्चे सोते हैं, उनके माइंड में वही कार्टून चलते रहते हैं, तो स्लीप इतनी कंसंट्रेटेड स्लीप प्रॉब्लम स्टार्ट हो। फिर उनमें अल्टीमेटली बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। ऑटिज़्म, एडीएचडी, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें स्क्रीन टाइम की वजह से बढ़ रही हैं।
और ये प्रॉब्लम्स पहले इतने नहीं थे, अब इससे इसके अब्यूज़ की वजह से स्क्रीन टाइम के, कि जिस एज में रिकमेंडेड ही नहीं है उसमें बच्चे के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया। फिर तो हमें उसको थोड़ा-सा रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगेन अगर मैं ये बात करूँ कि इससे हम निकल कैसे सकते हैं, कि मतलब ये चीज़ अब डेवलप हो गई है। हम बच्चे को पहले खुद से उनके हाथ में मोबाइल देते हैं, 6 महीने का बच्चा है, साल का बच्चा है, वो खुद से तो नहीं ऑन करेगा ना। होता ये है कि पहले शौक-शौक में खुद से हम लगा के देते, जिससे बच्चे को फिर अल्टीमेटली आहिस्ता-आहिस्ता करके नशा और एडिक्शन तक बच्चे को ये फ़ील होता है, जिससे फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, बच्चा फिर नहीं छोड़ता। और फिर हमें उसके लिए एक ना इस एनवायरनमेंट में जाना है, स्क्रीन फ्री ज़ोन घर में बनाना है, कि बच्चे को ये नहीं होगा कि मैं खुद मोबाइल देख रहा हूँगा और मैं उसे कहूँगा कि तुम अपने कार्टून बंद कर दो, वो नहीं करेगा। अगर मैं खुद अपना भी बंद करके और उसके साथ फिज़िकली किसी प्ले में, किसी गेम में एंगेज होऊँगा तो वो इस तरफ उसका तवज्जो नहीं जाएगी। तो इसमें दोनों ही चीज़ करने की ज़रूरत है, कि एक तो कम यूज़ किया जाए, मतलब जहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, इवन 2 साल से नीचे तो बिल्कुल ज़ीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए। उसके बाद भी बहुत जितना यूज़ हो रहा है उतना नहीं है। फिर कंटेंट को भी पेरेंट्स को ओवरलुक करना चाहिए आजकल के दौर में, कि क्या चीज़ देख रहे हैं, अगर देख भी रहे हैं तो उस पे फोकस करना चाहिए। तो इससे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं स्क्रीन टाइम से, और इसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। सर, अगर पाकिस्तान में जॉब के इश्तराक से कोई इदारा बने, चिल्ड्रन हॉस्पिटल टाइप, जहाँ पे हर चीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? ऐसे मंसूबे के बारे? देखिए बच्चों में जो डिजीज़ेज़ हैं बहुत कॉमन है। बच्चों पाकिस्तान के मोर्टेलिटी रेट्स, जो नौज़ायदा की मोर्टेलिटी है, या अंडर 1 ईयर की मोर्टेलिटी, 5 अंडर 5 ईयर की मोर्टेलिटी रेट्स, जो पैरामीटर्स होते हैं इंटरनेशनल, बहुत हाई हैं। तो पीडियाट्रिक्स के शोबे में बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन नहीं है, इवन अवेलेबल हैं फिर भी लोग एजुकेशन नहीं, उसको नहीं करवा पाते। और डिजीज़ेज़ इवन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ का रेट भी कॉमन है। तो मीन के इस फील्ड में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अदारा बने, तो अल्टीमेटली ये दोनों एस्पेक्ट में पीडियाट्रिक्स हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इसकी ज़रूरत भी है। दूसरा, अगर जो है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि जो गाइडलाइंस को फॉलो करे, कि जो बिल्कुल जिस तरह इंटरनेशनल माहौल में, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोटोकॉल्स बनते हैं, वैसे या हम उसको लोकल अपने लिहाज से अगर मॉडिफाई भी करें अपनी सेटिंग में, तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। फिर एक रिसर्च का कल्चर जिसमें आम हो, फिर टीचिंग और ट्रेनिंग बच्चों की जाए, तो इस अदारे की बड़ी ज़रूरत भी है। और आई एम होपफुल कि अगर ऐसी चीज़ कोई डेवलप होती है, तो ये बच्चों के शोबे में हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और हमारे ऑडियंस के साथ, लिसनर्स के साथ इतनी वैल्युएबल इनसाइट्स शेयर की। ना सिर्फ इन्फॉर्मेटिव थी, बल्कि मेरा ख़्याल है सोचने पे मजबूर करती हैं वालिदैन को भी, बल्कि हर किसी को, जो भी बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये एपिसोड देखा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।